इसकी एक रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो अंदर डेवलप हुई है। वो जो रेजिस्टिव फोर्स थी वो असल में रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसके शेप को चेंज नहीं होने दे। लेंथ बदल गई, एरिया बदल गई, या फिर ऐसे धक्का मारा तो क्या बदल गया, उसका एंगल बदल गया, जो शेप था वो बदल गया। तो ये जो शेप में जितने भी चेंजेस हैं उसकी जब चर्चा होती है तो स्ट्रेन की बात, प्रोपोर्शनलिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, तो इलास्टिक रीजन कहलाता है। फिर ये ब्रेकिंग पॉइंट आता है, ब्रेकिंग पॉइंट के बाद में प्लास्टिक रीजन चालू हो जाता है, यहाँ पर सब कुछ टूटना शुरू हो जाता है और सी पॉइंट आपका क्या होता है, पहले ही 50% पढ़ रहे हैं, 50 का 50 आता है और फिर उसमें से नेगेटिव मार्किंग करके 25 आते हैं। तो आज जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है उसका नाम है बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का जल्दी से हम लोग रिवीजन करेंगे, रैपिड रिवीजन सीरीज में जल्दी से इसको रैप अप करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है एंड एवरीथिंग एल्स जो आप लोगों ने पढ़ा है, यंग्स मॉडुलस वगैरह, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ याद है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ, ब्रेकिंग पॉइंट निकाला था और ये सब। बाकी नीट के एक दो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा क्वेश्चन आता है। हमने क्लास जब की थी इसकी तो बहुत तरह तरह के सवाल किए थे, तो उन सवालों को देख लोगे, नीट के सवालों को देख लोगे तो आपसे नीट आने वाला जो है 2025 उसका सवाल भी बन जाए। तो अपने को चिंता, अगर हमने ढंग से क्लास कर ली, ढंग से रिवीजन कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिया और जो मास्टर ने होमवर्क दिया वो कर लिया, बस इतना काम पूरा कर लिया तो नीट 2025 का सवाल गलत हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी करीब करीब 0 है ना। उल्टा 0 नहीं करना है बस अपने, ठीक है, क्योंकि 0 का उल्टा भी क्या होता है, तो 0 का उल्टा 0 होता है, सोच के देखना एक बार, ठीक है। चलो तो स्ट्रेस के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। स्ट्रेस ये दिमागी स्ट्रेस नहीं है, ये मटेरियल में आने वाले स्ट्रेस की बात हो रही है। स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इंटरनल मतलब देख, ये पेन है, पेन को अगर मैं खींच रहा हूं तो ये पेन लंबा हो गया क्या, पर फोर्स तो लगा रहा हूं ना, तो इसकी एक रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो अंदर डेवलप हुई है। वो जो रेजिस्टिव फोर्स थी वो असल में रीस्टोरिंग फोर्स थी, जो इसके शेप को चेंज नहीं होने दे। पर इन दोनों फोर्सेस के कारण बेचारा पेन किस में चला गया, स्ट्रेस। वो बोला यार जो देखो मेरे पे फोर्स लगा रहा है पर मैं अपना शेप चेंज, क्योंकि वो शेप चेंज नहीं करना चाह रहा, इसीलिए उस पेन के साथ क्या हुआ, वो किस में चला गया बेटा। और उसी स्ट्रेस को हम कैलकुलेट करते हैं जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पेन के अंदर डेवलप हुई डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बेटा। ये 3 तरह के स्ट्रेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल, फिर लॉन्गिट्यूडनल के 2 पार्ट्स है ना। लॉन्गिट्यूडनल में एक होता है टेंसाइल, दूसरा कौन सा, कंप्रेसिव, याद है तुम्हें, कंप्रेसिव जिसमें इसको दबाऊंगा पर ये छोटा नहीं होगा, और टेंसाइल जिसमें इसको खींचूंगा पर ये बड़ा नहीं होगा। अच्छा कभी हो भी सकता है, अगर हो गया तो फिर स्ट्रेन की बात करेंगे, अगर हो गया तो स्ट्रेन की बात करेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जैसे मान लो ये एक वायर है और यहाँ एक ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक इस वाले वायर पे इधर को फोर्स लगा रहा है, तो ये वाली जो फोर्स है, इस फोर्स के कारण इसकी लेंथ के अंदर जो चेंज आ सकता है उससे एक टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो गया, ठीक है। ऐसे ये एक रॉड है, रॉड को हम लोग लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, रॉड की लेंथ एल थी, ये डेल्टा एल से इंक्रीज हो गई, ठीक है। और अगर नहीं भी हुई तो भी क्या, इसने इंटरनली अंदर की तरफ एक फोर्स डेवलप किया, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप किया डिवाइडेड बाय दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्ट्रेस के बराबर, ठीक है। ये होता है बेटा स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब देखो इनिशियली तो इतना बड़ा था और इस सिलेंडर को हमने ऊपर से नीचे की तरफ दबा दिया, तो अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ दबाऊंगा तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, ठीक है। आप किसी रॉड को भी इस तरह से दबा सकते हो, अगर उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज, ऐसे नहीं कि रॉड मुड़ गई, सर मुड़ भी तो जाती है, तो मुड़ गई उस केस में क्या पढ़ेंगे, नहीं मुड़ गई टूट गई, सिलेबस में नहीं आया ना कुछ भी नहीं है वो सिलेबस में कि अगर रॉड मुड़ गई तो फिर क्या करना है। जैसे बेंडिंग जो हो जाती है ना, वो आप लोगों ने बस एक ही केस में पढ़ी है, याद करो, बायोमेटेलिक स्ट्रिप, याद आ रहा है, उसमें बेंडिंग पड़ी थी ना, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक रिलेशन लिखा था, R is proportional to 1 upon अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। किसी को कुछ कुछ तो याद आ रहा अच्छा एक बार चेक कर लेना बेटा, सही तो याद आ रहा है ना। तो ये हमारी हो गई कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस के बाद में कौन सा आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो यहां पर हम लोगों ने क्या चेंज कर दिया बेटा, वॉल्यूम, ठीक है। यहां पर
जो हमारे पास में स्ट्रेस हो गए, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, कंप्रेसिव हो गया और ये वॉल्यूम हो गया। सब लोगों को दिख रहा है बेटा? टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, मतलब लॉन्गिट्यूडनल का एक पार्ट इसके अंदर कहां चला गया, सीधे वॉल्यूम स्ट्रेस की बात आ गई। ये हो गया ना, एक पार्ट मिसिंग कर दिया। हाँ ये रहा टेंजेंशियल। कौन सा आ गया बेटा? टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियर। शियर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंशियल फोर्सेस लगाते हैं, जिसके कारण जैसे हमारी जो बुक्स होती हैं, बुक्स के ऊपर अगर अपन लोग फोर्स लगाते हैं तो उनका शेप चेंज हो जाता है ना ऊपर ऊपर से, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। इसको प्यार से और क्या बोलते हैं बेटा? शियर। आप लोग देख सकते हैं टेंजेंशियली फोर्स लगाई है, जिस सरफेस पे फोर्स लगाते हैं उसी वाले सरफेस का क्या लेते हैं बेटा? एरिया लेते हैं। तो इस सरफेस का एरिया। क्लैरिटी है ना? चलो आगे बढ़े तो हमने फिर स्ट्रेन को डिफाइन किया। स्ट्रेन को जब डिफाइन करते हैं तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल साइज ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली इसको हम लोग ओरिजिनल, नीचे वाले को तो ओरिजिनल बोल ही दिया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? चेंज से हमारा क्या मतलब है यहाँ? चेंज इन व्हाट? लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है। अरे जानते हो ना, लेंथ बदल गई, एरिया बदल गई, या फिर ऐसे धक्का मारा तो क्या बदल गया? उसका एंगल बदल गया, जो शेप था वो बदल गया। तो ये जो शेप में जितने भी चेंजेस हैं उसकी जब चर्चा होती है तो स्ट्रेन की बात। अब उसमें लॉन्गिट्यूडनल आ गया, तो किसकी बात कर ली बेटा? तो ये बन गया डेल्टा एल अपॉन एल, जो इनिशियल लेंथ थी उसके कंपैरिजन में। फिर हमने बात की वॉल्यूम की, तो क्या हो गया बेटा? डेल्टा वी बाय, और जब स्ट्रेन की बात की तो टेन फाइव की वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा एल बाय एल, या मतलब एल अपॉन एल जो यहाँ पर डिफाइन होगा वो शेप से डिफाइन। सुन लो कैसे। जैसे मान लेते हैं ये जो चेंज आया, ये एल लेंथ का चेंज आ गया, और जो ये वाली ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर थी, ये वाली लेंथ एल थी, तो बेसिकली ये वाला एंगल जो है ना ये निकाला जाता है, दिस एंगल। मतलब अगर इनिशियली आपके पास में जो ऑब्जेक्ट रखा था वो इस तरह का, और इसका आप लोगों ने शेप चेंज करके ऐसा कर दिया, ये क्या हो गया बेटा? इसका शेप चेंज हो गया ना। देखो, तो ये वाली लेंथ अगर मान लो x है और ये वाली लेंथ अगर मान लो, तो ये एंगल फाई होता है। दिस tan phi विल बी व्हाट? x बाय एल। इसी tan phi की बात चल, ठीक है? x बाय एल, x मतलब ये वाली लेंथ में चेंज जिसके अलोंग आपने क्या लगाई है? फोर्स, एंड दिस डिवाइडेड बाय लेंथ। और क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा है तो इसीलिए सीधे फाई लिख सकता हूं। तो ये होता है आपका शियरिंग स्ट्रेन। क्या होता है ये? shearing strain, tan phi equals to L by L, displacement of upper face divided by distance between the two faces. Two faces मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला। इसको ऐसे याद रखने की जगह क्या तरीका सही होता है बेटा? कि जिस फेस पे फोर्स लगाई है, अपर फेस से याद नहीं रखते, किससे याद रखते हैं? फेस ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। समझ गया ना? और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द फेसेस, इसको बोलने में कोई दिक्कत। एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर के बीच का एक यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है जो बहुत ज्यादा हमारे काम का नहीं है, तो इसीलिए इस वाले पार्ट को हम लोग छोड़ सकते हैं। डोंट वरी, ठीक है? आप लोग भी ध्यान मत देना। इसके बाद में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ आ गया, जिसमें हम लोग ये बात डिफाइन करते हैं कि हम लोग एक यंग्स मॉड्यूलस, या फिर यंग्स मॉड्यूलस से पहले हम लोग ये बोलते हैं कि हम ऐसा जानते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू, कब तक? अंडर इलास्टिक लिमिट, ऐसा बोलते थे ना, अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू। और अगर ये स्ट्रेस स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होगा तो क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा? और क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी थी तो एक कांस्टेंट लगाना था, तो इसीलिए आया स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। ये ई जो था यही क्या था? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, याद है? ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी था इसी के थ्रू हम लोगों ने सारी चीजें बताई। ई इज द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी and this coefficient of elasticity has some dimensions also. क्या इसकी वैल्यू y हो सकती है? क्या इसकी वैल्यू बीटा हो सकती है? और ईटा, अरे गामा नहीं, ईटा। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस, जवान मॉड्यूलस, याद ही नहीं है। अरे जवानों, भूल गए क्या? ये जवान मॉड्यूलस
ये बूढ़ा मॉड्यूलस, ये निपटा हुआ मॉड्यूलस जवान, बूढ़ा और निपटा हुआ। तो यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और रिजिड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, याद रहेगा। शेयर मॉड्यूलस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत। तीन तरह के मॉड्यूलस पढ़ रहे हैं। अच्छा, इन मॉड्यूलस की डायमेंशन निकालने का बहुत सवाल आता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं ना कि बेटा स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो होती है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन जो होता है ये तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डेल्टा एल बाय एल लिख लेते हैं चलो। तो ऐसे में जब हम लोग यंग्स मॉड्यूलस डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, बोलो एफ बाय ए, सही कर रहे हैं, क्या लिखेंगे बोलो बेटा, एफ बाय ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल। ये आपका यंग्स मॉड्यूलस डिफाइन है ना। अब ये जो यंग्स मॉड्यूलस यहां से आप लोगों ने डिफाइन किया है, इस केस में मैं y के डायमेंशन पूछना चाह रहा हूं, बोलो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। हाँ चलो बताओ भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो असल में जब हम y के डायमेंशंस की बात करते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब प्रेशर के डायमेंशन। और भी किसी चीज के होते हैं क्या प्रेशर के डायमेंशन? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। अच्छा, और स्ट्रेस के डायमेंशन, प्रेशर के डायमेंशन सेम है, और यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन भी सेम है। तो यंग्स मॉड्यूलस हैज द सेम डायमेंशन एज, अब प्रेशर के डायमेंशन या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर आपको निकालना आता है तो कैसे निकालेंगे बोलो, एम एल टी माइनस टू अपॉन क्या बेटा एल टू, एक एल से एक एल गया तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। आशा करता हूं ये चैप्टर सबको याद होगा, इसके डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो साल में पूछते रहते बार बार, या तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं या कोई रिलेशन बोल देते हैं कि ये क्वांटिटी इन चार क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो बताओ कैसे कैसे क्या क्या हो। वो आता है ना एक इसकी पावर ए इसकी पावर बी वाला, कहीं ना कहीं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी काम आता रहता है। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर क्या है, ये तो प्रोपोर्शनल लिमिट हो गई, यहां से लेके यहां तक करीब करीब स्ट्रेट लाइन चलती है, तो प्रोपोर्शनलिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, तो इलास्टिक रीजन कहलाता है। फिर ये ब्रेकिंग पॉइंट आता है, ब्रेकिंग पॉइंट के बाद में प्लास्टिक रीजन चालू हो जाता है, यहाँ पर सब कुछ टूटना शुरू हो जाता है, और सी पॉइंट आपका क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट। सब कुछ टूट जाता है, मटेरियल ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। फिर याद करो एक चीज बताई थी इसमें, ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिसाइड करता है कि मटेरियल अच्छा डक्टिलिटी रखता है या फिर मैलिएबिलिटी रखता है। याद है कुछ, जल्दी टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये बात हुई थी, तो उसको एक बार पढ़ के देख लेना सब लोग, इसके ऊपर सवाल आ चुका है पहले। हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट, y इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, याद आ गया। L is the length of the wire, R is the radius, L is the increase in length of the wire by suspending a weight mg at one of its end, then Young's modulus of elasticity can be given by, ये लिखा हुआ, मतलब इस बार एरिया लिखने के लिए इन्होंने R रेडियस दे दिया। तो वो जो अपन फोर्स पर यूनिट एरिया वाली वैल्यू लिखते हैं ना, इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल, तो y की वैल्यू अभी लिखी थी ना बेटा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल वाली, इस वैल्यू के अंदर f की वैल्यू क्या लिख दी इन्होंने mg, l को l लिख दिया जो ओरिजिनल थी, एरिया को क्या लिख दिया और चेंज क्या लिख दिया, छोटा एल। तो बस क्वेश्चन में ये लाइन पढ़ने में आपको समझ में आनी चाहिए कि इंक्रीज क्या है, ओरिजिनल क्या है, एरिया कैसे लिखना है, फोर्स कैसे लिखना है। अगर ये सारी लाइन सही से पढ़ने में आ गई और आप लोगों ने नोट कर लिया उसको, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला इजी है। ठीक है, चलिए, इंक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू ओन वेट, याद करो ये क्लास में डिराइव करवाया था, रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y, या फिर हाफ रो जी एल स्क्वायर अपॉन y, बताया था ना ऐसे। तो ये इंक्रीमेंट इन लेंथ खुद ही के वजन के कारण, मतलब अगर इस पेन को मैंने ऐसे लटका दिया तो ये पेन बेचारा खुद के वजन के कारण भी लंबा हो रहा है, समझ रहे हो, और तुम खुद के वजन के कारण छोटे हो रहे हो। क्या हो रहे हो तुम लोग, कुछ नहीं हो रहा ना, तुम तो टिके हुए हो, नॉर्मल के कारण टिके हुए हो ना तुम तो फिर लंबे छोटे कैसे हो जाओगे जबरदस्ती अर्थ से क्या मिलता है, नॉर्मल। अरे ग्राउंड से नॉर्मल नहीं मिल रहा, और अर्थ तुम्हें कितनी फोर्स से खींच रही है, जी फोर्स होती है, एम जी से खींच रही है ना, और तुम अर्थ को कितने से खींच रहे हो, तो कौन किसको खींच रहा है,
दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, यही तो खास बात है। अपने को लगता है बस एक ही तरफ से अट्रैक्शन है, होता दोनों तरफ से। अपने को क्या लगता है, अट्रैक्शन इज वन वे, बट इट इज बोथ वेज। फील नहीं होता, क्योंकि एक तरफ से ज्यादा अपने को लगता है, दूसरी तरफ से तो ऑब्वियस है कम होना। समझ गए ना लड़के लोग? तुम्हारी शक्ल देख के वैसे ही आधा कम हो जाता, ठीक है। एनीवेज, ऐसे बुरा मत मानना, है ना, ये सच्चाई है। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, बल्क मॉड्यूलस बीटा, इसको के भी लिख दिया जाता है। बीटा को और क्या लिख देता है बेटा, के। तो वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस प्रेशर की टर्म्स में कैलकुलेट होता है, तो उसे कई बार हम लोग डेल्टा पी लिख देते हैं अपॉन माइनस डेल्टा वी बाय वी। अब ये माइनस का साइन क्यों लगाते हैं बेटा, है प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये जरूर नेगेटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये जरूर, और बीटा को क्या करना होता है, पॉजिटिव, तो ये माइनस का साइन तो उड़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा बल्क मॉड्यूलस जो है यहां से निकल के आ गया, है ना। बल्क मॉड्यूलस ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोसेस डिपेंडेंट, ये सब हमने याद करो थर्मो में निकाले थे। सारे अलग अलग तरह के जितने भी प्रोसेस थे उनके लिए बीटा डिफाइन किया था, और उसके बाद में ग्राफ बनाए थे। कौन से वाले, पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ बनाए थे, याद है, आइसोथर्मल का अलग, आइसोबारिक का अलग, आइसोकोरिक का अलग, और एडियाबेटिक का अलग। फिर एडियाबेटिक में भी तीन, मोनो एटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, याद आ रहा है। उसके अंदर स्लोप ज्यादा किसकी है ये भी देखना बताया था, गामा के थ्रू। किसके थ्रू, गामा के थ्रू। तो मोनो एटोमिक की ज्यादा आती थी, डाई की या ट्राई की। मोनो सबसे डीप होता था, मोनो की स्लोप सबसे ज्यादा, तो सबसे नीचे मोनो मिलता था या डाया मिलता था, मोनो सबसे नीचे मिलता था। कुछ याद आ रहा है तुमको, क्या बात कर रहे हो, अभी पढ़ा था क्या रिसेंटली, टेस्ट के लिए? सही है यार, मैं तो सोच रहा था मैं ही स्टाइल मार दूं, आज तो तुमको सब कुछ याद आ रहा है। और क्या था पिछले टेस्ट में बताना जरा, उससे अलग क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं नहीं सर, यही था पूरा 11, पर तुमने तो आधा ही पढ़ा होगा। तुमने थोड़ी पूरा पढ़ के गए होंगे, तुमने ये सोचा होगा कि मैं आधा पढ़ के जाऊंगा, पर आधा 100% पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि उसमें से भी 50% आएंगे, तो नंबर है 25%, है ना। पढ़ेंगे पूरा, पर उतना जितना हमें पढ़ना है, सिलेबस कितना भी हो। मेरा सेल्फ स्टडी 50% ही है, तो आधा 11th पढ़ के जाएंगे, उस आधे 11th में से 25% का हमको आता होगा, नहीं 50% का बढ़ा ले, पहले ही 50% पढ़ रहे हैं, 50 का 50 आता है, और फिर उसमें से नेगेटिव मार्किंग करके 25 आते हैं, है ना। समझ रहे हो ना कैसे फिल्ट्रेशन लगता है। तो आइसोथर्मल के लिए पीवी कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास में बीटा की वैल्यू क्या आती है, माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी, जो प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ये गामा टाइम्स हो जाता है, याद करो, बीटा की वैल्यू गामा पी हो जाती है। किसी भी एक जनरल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर आप लोग एन लगा सकते हैं, एन टाइम्स ऑफ बीटा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, मतलब एन टाइम्स ऑफ प्रेशर जो बीटा की वैल्यू आती है। कंप्रेसिबिलिटी बताई थी 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, सी की वैल्यू 1 अपॉन बीटा, याद आ रहा है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस क्या था, एक्स अपॉन एल, और फिर स्ट्रेन से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यह हमारा स्ट्रेस हो गया और यह हमारा स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन था एक्स बाय एल और स्ट्रेस था फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय एक्स बाय एल, यहां पर सीधे फाइव लिख दिया उसको। तो असल में चीज सारी वही है, एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय एक्स बाय, समझ गए। पॉइजन्स रेशो के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसकी वैल्यू होती है। मैंने इस पे एक दो सवाल भी करवा दिए थे और आपको बता दिया था पॉइजन्स रेशो क्या होता है। किसी भी चीज को अगर इस तरह से अपन लोग खींचते हैं तो उसकी लंबाई भी बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ती है, उसके लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, पॉइजन्स रेशो, ठीक है। और वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर के बारे में बात हुई थी बेटा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और इसी को हमने प्यार से पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के नाम से, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, और किताबी तरीका जो है याद करने का वो आपके सामने लिखा हुआ है, सब लोग देख पा रहे हैं। इसकी वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है, ठीक है, हाफ इंटू एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू ए इंटू एल, ठीक है। ये क्या कर दिया इन लोगों ने। ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, और यहां तक वॉल्यूम हो गया,
फिर ये मल्टीप्लाई दोबारा लगा दिया है, ठीक है। मैंने बोला ये इतना लंबा कौन सा एक्सप्रेशन है भाई, ठीक है ना बेटा। तो जब इसमें और वैल्यूज रखेंगे, देख एफ बाई ए डेल्टा एल बाई आर ए इंटू एल रख दिया, तो इस ए से ए वाला ए कट जाएगा, इस एल से ए वाला एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। ये भी एक फॉर्मूला है, हाफ एफ डेल्टा एल, ठीक है। वन मोर फॉर्मूला इन द हाउस। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, length of the wire becomes L plus L. Elastic potential energy, ये क्या होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? क्या वर्क डन? वर्क डन ही हो गया ना ये। तो वर्क डन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? याद है मैंने तुम्हें बताया था सेंटर ऑफ मास से डायरेक्ट आ जाती है। तो आंसर बोलो, हाफ mgl। क्लास में किया हुआ सवाल, क्या डायरेक्ट देख के कर सकते थे? ऐसा सवाल आए तो रुकना नहीं है, हट। ये कैलकुलेशन करोगे क्या ये सारी? हैं? करनी पड़ेगी, सोच रहे हैं, बोलो। Wire of length L, cross section area A is hanging from a fixed support. Length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. Expression for Young's modulus. इस बार क्या निकालना है? Young's modulus मतलब F by A upon delta L by L। चलो बताओ कैसे होगा? सेकेंड ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्यों डी ऑप्शन? mg अपॉन ए तो दिख ही गया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो सभी में ये तो बदलेगा ही नहीं। अब सारी कहानी किसकी? डेल्टा एल अपॉन एल की। व्हाट इज डेल्टा एल? चेंज, क्या बेटा चेंज दिख रहा है? और फाइनल इनिशियल वाली कितनी है? खत्म हो गया, आपके सामने आंसर। फॉर्मूला ही पूछा था, देख लो तुम लोग, भाषा में लिख दिया। और डेल्टा एल को ऐसे बोला कि अगर इतनी लेंथ जो है वो बढ़ या कम जाती है तो बताओ कितनी बचेगी। अरे तो चेंज निकाल लो, एल माइनस एल वन, यही तो सोचना था। सीधे ये नहीं बोला, देख क्वेश्चन को घुमाते कैसे हैं, यही तो किया। देख लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, मतलब L से क्या हो जाती है, तो चेंज कितना हुआ? L से L1 हुई है ना, क्या हो गया? हाँ L1 माइनस L, ठीक है, L1 माइनस, समझ में आ गई बात? हो गया। तो होता तो बहुत इजी है, हमारे ऊपर है कि हमको करना कैसे सॉल्व है। क्लैरिटी है ना भाई? चलो तो इस प्रकार से ये जो आपका पार्ट था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वो समाप्त, ठीक है।